हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक और चैप्टर 15 अवर एनवायरनमेंट। स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नोट्स बेस्ड है, आप नोट्स भी बनाइए और समझिए भी। अवर एनवायरनमेंट, स्टार्ट विद डेफिनेशन। Plants and animals and a surrounded physical and biological system in which they live is called environment. Ecosystem. The word ecosystem is first used by Tinsley in 1935. In a definite area, the interaction between biotic and abiotic factors comprises ecosystem. इकोसिस्टम क्या है? जहां बायोटिक और इनबायोटिक, अबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्शन करते हों, जहां बायोटिक अबायोटिक के साथ जीवित रहने में समर्थ होते हों, दैट एरिया इज कॉल्ड इकोसिस्टम. Ecosystem is of three types. First, terrestrial, example forest, garden. Second है aquatic, pond, ocean. Third is aerial, entire air. So these three types of ecosystem. Component of ecosystem. There are two components in ecosystem. Number one, abiotic component. Example, air, soil, water, light. These are abiotic component. Second is biotic component, in which including plants, animals, and decomposers. These are biotic components. Plants, these are producers. They make their own food by photosynthesis. They provide food for each herbivorous. Animals, these are called consumers. They consume food provided by plants and other animals. Consumers are classified into three categories. First, primary consumer. These are very small animals like zooplankton. प्राइमरी जो कंज्यूमर्स होते हैं ये बहुत स्मॉल होते हैं और प्राइमरी लोअर डिग्री वाले होते हैं, जूप्लैंक्टॉन्स हैं. एग्जाम्पल्स यानी ये छोटे छोटे पेड़ पौधों, छोटे छोटे कीड़ों मकड़ों को खा करके रहते हैं, छोटे मोटे चीज़ों को, पेड़ पौधों को खा कर रहते हैं, जैसे रैबिट, डियर, पायला. तो दीज आर प्राइमरी कंज्यूमर्स. सेकेंडरी कंज्यूमर्स, द एनिमल्स हु ईट्स प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बीवोरस आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स. प्राइमरी को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्नैक, फॉक्स, बर्ड्स. These are secondary consumer. Tertiary consumers, these are top carnivorous. They eat secondary consumers. Example, lions, tiger, vulture. Food chain, a series of organisms feeding on the another is called food chain.
ये एक सीरीज है जिसमें एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है, इसको फूड चेन कहते हैं। नोट, each step or level of the food chain forms a trophic level. These are 4 levels of food chain on trophic level. First level, the autotrophs or the producers are at the first trophic level. ऑटोट्रॉप्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, ये फर्स्ट लेवल में होते हैं। सेकंड लेवल, द हर्बीवोर्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स कम एट द सेकंड लेवल। हर्बीवोरस और प्राइमरी कंज्यूमर्स, इनको एक ही बात है, इनको सेकंड लेवल पर रखा गया है। थर्ड लेवल, the small carnivorous or the secondary consumers are come at the third level. Small carnivorous और जो सेकेंडरी कार्निवोरस हैं ये थर्ड लेवल पर आते हैं। फोर्थ लेवल, द लार्जर कार्निवोरस और द टर्सरी कंज्यूमर्स कम एट द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ये टॉप कार्निवोरस होते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हो, जैसे ये ट्रॉपिक लेवल हमने बताया है, प्रोड्यूसर्स फर्स्ट पर आ रहे हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हर्बीवोरस को खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कार्निवोरस को भी खा जाते हैं, टर्सरी कंज्यूमर्स वो हैं जो फोर्थ कंज्यूमर्स हैं, फोर्थ लेवल पर आते हैं, जो टॉप कार्निवोरस हैं, जो हर्बीवोरस को भी खा जाते हैं, कार्निवोरस को भी खा जाते हैं। जैसे फूड चेन में इस तरह दिखा सकते हैं। फर्स्ट हमने फूड चेन दिखाई है, प्लांट को खाया डियर ने, डियर को खाया टाइगर ने, इसमें स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं। फूड चेन इन नेचर इन फॉरेस्ट। सेकंड, प्लांट, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नैक्स, ईगल, ये ग्रासलैंड में मिलते हैं, इस तरह की फूड चेन। तीसरी फूड चेन हमने दिखाई है, प्लांट को स्कॉर्पियन ने खाया, इसको फिश ने खाया, फिर हेरोइन खा गए इनको। तो फूड चेन इन द नेचर इन ए पॉन्ड, ये पानी में होता है। तो फॉरेस्ट में और खुले ग्रासलैंड में और पानी में 3 तरह की हमने ये चेन आपको दिखाई। इसमें नोट करने की बात यह है, ग्रीन प्लांट ट्रैप 1% ऑफ सन एनर्जी टू मेक फूड बाई फोटोसिंथेसिस। जो हरे पौधे होते हैं वो अप्रॉक्स 1% एनर्जी जो सन से आती है उसको ट्रैप करके अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ फूड ईटेन इज टर्न इनटू इट्स ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। और जो फूड खाया गया है एक एनिमल के द्वारा, उसकी 10% एनर्जी ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंचती है। थर्ड, 10% ऑफ एनर्जी देन कैरीड टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। 10% एनर्जी ही नेक्स्ट लेवल पर ट्रांसफर होती है। तो ये 10% क्राइटेरिया है जो हर बार नेक्स्ट जनरेशन में प्राइमरी जो एनर्जी है उससे पहुंचता है। जैसे अगर फर्स्ट ने 100 जूल ली है तो नेक्स्ट जनरेशन पर 10 पहुंचेगी, उससे नेक्स्ट पर 1 पहुंचेगी। तो 10% का ये क्राइटेरिया रहता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का। फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप्स। जितनी फूड चेन होती हैं
जनरली उसमें 3 या 4 स्टेप ही होते हैं, ज़्यादा स्टेप नहीं होते। कम टू द नेक्स्ट, फूड वेब। फूड वेब क्या है? ए सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइंस ऑफ फूड चेन कॉल्ड अ फूड वेब। ये ब्रांचिंग लाइंस हैं फूड चेन की। जब बहुत सारी फूड चेन आपस में एक ब्रांच बना देती हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाती हैं, तो उसको कहते हैं फूड वेब। अब जैसे इसमें हमने फूड वेब दिखाई है, जैसे प्लांट को इंसेक्ट ने खाया, फिश ने खाया, फिर ये हर्बीवोरस खा रहे हैं, तो इस तरह ये क्या बन रही है? फूड चेन। और फूड चेन भी लिंक है दूसरी फूड चेन से, जैसे फ्रॉग हेरोइंस को खा गया, फ्रॉग स्नेक को खा गया, इधर बर्ड स्नेक को खा रही है, बर्ड को स्नेक खा गया या ईगल खा गया। तो इस तरह से जो इंटरकनेक्टेड फूड चेन है वो होती है फूड वेब। फूड वेब कंसिस्टिंग ऑफ मैनी फूड चेन्स। जो फूड वेब है उसमें बहुत सारी फूड चेन होती है। अब इसमें फ्लो चार्ट में हमने दिखाया है एनर्जी ट्रांसफर किस तरह हो रही है। जैसे सनलाइट से जो एनर्जी आई, सनलाइट जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्रोड्यूसर ने उसको 1% यूज किया, हर्बीवोरस में उसकी 10% गई, कार्निवोरस में हर्बीवोरस की 10% ट्रांसफर हो गई और कार्निवोरस की 10% टॉप कार्निवोरस में ट्रांसफर होती है। तो इसलिए जो एनर्जी का ग्राफ है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। जितनी एनर्जी प्रोड्यूसर ने गेन की है उसका 10% रिड्यूस ही नेक्स्ट लेवल तक पहुंचता है। बायोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ये बोर्ड में एग्जाम में आता है क्वेश्चन, जैसे फूड चेन फूड वेब वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो इस तरह उनको आंसर लिखना होता है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? द एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इन आवर बॉडी थ्रू फूड चेन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अलग अलग तरह का फूड एनिमल्स खाते हैं, किसी न किसी फूड में कोई ना कोई पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स ये मिले होते हैं। तो हर तरह से चारों तरफ से जो भोजन करते हैं उनकी वजह से जो पॉइजनस केमिकल बॉडी में कलेक्ट हो जाते हैं, उस पॉइजनस केमिकल के कलेक्शन को ही बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। एक्युमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इन आवर बॉडी, दैट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के रीजन्स कौन कौन से हैं? वन ऑफ द रीजन इज द यूज ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स फ्रॉम डिसीजेस एंड पेस्ट। These chemicals are either washed down into the soil or into with water and chemicals, and from the water bodies these are taken up by the aquatic plants and animals. This is one of the way in which they enter the food chain. जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स यूज होते हैं वो प्लांट्स में, मिट्टी में, पानी में चले जाते हैं। मिट्टी से प्लांट उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पानी में से जो एनिमल्स होते हैं पानी के वो अफेक्टेड होते हैं, उनकी बॉडी में चला जाता है केमिकल, और उन प्लांट्स को, एनिमल्स को जब हम खाते हैं या कोई और दूसरा एनिमल खाता है तो अलग अलग वेज से उसकी बॉडी में केमिकल्स कलेक्ट हो जाते हैं। यही क्या होते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। एज दीज केमिकल्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते,
इसलिए ये इन्वायरमेंट में एज इट बने रहते हैं। दीज गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉपिक लेवल, और ये हर ट्रॉपिक लेवल पर प्रोग्रेसिवली यानी एक के बाद एक अधिक मात्रा में कलेक्ट होते रहते हैं। As human beings occupy the top level in any food chain, और जो फूड चेन में जो ह्यूमन है वो टॉप लेवल पर है, तो इसलिए सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो होता है वो ह्यूमंस के अंदर मिलता है। वी आर एन आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हमारी जो एक्टिविटी है वो एनवायरमेंट को कैसे अफेक्ट करती है। वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। चेंजेस इन एनवायरमेंट affects us and our activities change in environment around us. Our various activities pollute the environment by polluted. हम इसके मेन पार्ट हैं। हमारी जैसे जैसे एक्टिविटी बदलती हैं एनवायरमेंट के साथ, तो एनवायरमेंट भी प्रभावित होता है, अफेक्ट होता है, और हमारी एक्टिविटी से एनवायरमेंट भी पॉल्यूट होता है। एग्जाम्पल लें, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, ट्रफिंग गार्बेज इन ओपन एरियाज और इन वाटर, अनजुडिशियली यूज ऑफ फॉसल फ्यूल, पेट्रोल डीजल का यूज कर रहे हैं, मच यूज ऑफ CFC, रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, इंक्रीजिंग द इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया धीरे धीरे बढ़ रहा है, फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, प्लांट कम हो रहे हैं, तो ये एक्टिविटी क्या करती हैं, हमारे एनवायरमेंट को सीधे सीधे अफेक्ट करती है। से पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन क्या है? एडिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन एरिया, इन एयर, वाटर और सॉइल इज कॉल्ड पॉल्यूशन। हार्मफुल सब्सटेंस जब एयर, वाटर या सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, इसी को हम पॉल्यूशन कहते हैं। इससे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कौन सी क्रिएट होती है? ये है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम वी फेस इन इन्वायरमेंट। एक है डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन लेयर और वेस्ट डिस्पोजल। एक तो ओजोन लेयर कम होती जा रही है, उसका अमाउंट कम होता जा रहा है, और बहुत सारा वेस्ट कलेक्ट होता है, इसको डिस्पोज करने की प्रॉब्लम भी साथ के साथ क्रिएट होती जाती है। डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन इज द triatomic molecule of oxygen. It is deadly poison. However, it shields the surface of the earth from ultraviolet radiation from the sun. ओजोन एक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, बहुत पॉइजनस होता है, फिर भी ये हमारे यहाँ से सरफेस से करीब 15 से 30 किलोमीटर ऊपर है। ये गैस की एक लेयर जो हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगन टू ड्रॉप शार्पली इन 1980। दिस डिक्रीजेस has been linked to synthetic chemicals like chlorofluorocarbon, which are used as refrigerant and fire extinguisher. ओजोन का अमाउंट एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे ड्रॉप होता जा रहा है, जो सबसे पहले 1980 में देखा, ये ऑब्जर्व किया गया था, और ये लगातार उससे घट ही रहा है। ओजोन लेयर मेंटेन नहीं हो पा रही है। जो सिंथेटिक केमिकल्स हैं जैसे CFC हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, एक्सेट्रा, तो ये ओजोन लेयर को ड्रॉप डाउन कर रहे हैं।
नोट करने वाली बात यह है, द रेडिएशन ऑफ अल्ट्रावायलेट is highly damaging the organism. For example, it is known to cause skin cancer in human beings. It increases the temperature of earth. अल्ट्रावायलेट अगर हमारे स्किन पर डायरेक्ट पड़ती हैं कंटिन्यू, तो ये हमारे बॉडी में स्किन कैंसर पैदा करती हैं और इससे अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग भी इसकी वजह से होती है। गार्बेज को कैसे मैनेज करें? आवर मॉडर्न लाइफस्टाइल जनरेटेड द गार्बेज, मोस्ट थिंग वी यूज द डिस्पोजेबल पैकेजिंग हैव रिजल्टेड इन मच ऑफ आवर वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। हम मॉडर्न लाइफस्टाइल में बहुत सारा गार्बेज क्रिएट करते हैं, डिस्पोजेबल चीज़ें पैकिंग वाली ये यूज करते हैं, उनको ऐसे ही फेंक देते हैं। मोस्टली ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, यानी ये इनको जो डिकम्पोजर हैं वो डिकम्पोज नहीं कर पाते और ये हमारे अर्थ क्रस्ट में, वाटर में सैकड़ों साल तक रही आती हैं। There are two types of garbage. दो तरह का गार्बेज होता है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल गार्बेज और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज। अब बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कौन सा होता है? द गार्बेज विच इज डिकम्पोज्ड बाई डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई को डिकम्पोजर बोलते हैं। तो जो गार्बेज डिकम्पोजर से डिकम्पोज हो जाए उसको बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कहते हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स, ये एग्जाम्पल है। ये बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं, ये डिकम्पोजर जो है, ये प्लांट और एनिमल्स के जो पार्ट रह जाते हैं खाने से, जलने से, उनको ये डिकम्पोज करके नेचुरल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एनवायरनमेंट को साफ करने का काम करते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज क्या है? द गार्बेज विच इज नॉट डिकम्पोज्ड बाय द डिकम्पोजर इन नेचुरल कंपोनेंट इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज। जो डिकम्पोजर डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं उनको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। और बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? जिस गार्बेज को डिकम्पोजर, बैक्टीरिया, फंजाई डिकम्पोज करते हैं वो बायोडिग्रेडेबल, और जो डिकम्पोज न कर पाए उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज बोलते हैं। जैसे बायोडिग्रेडेबल गार्बेज हमने अभी पढ़ा कि द गार्बेज विच इज डिकम्पोज्ड बाय द डिकम्पोजर जिसे डिकम्पोज करते हैं बैक्टीरिया, बायोडिग्रेडेबल होता है। सच एज नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज इज दैट गार्बेज विच इज नॉट डिकम्पोज्ड बाय द डिकम्पोजर, जैसे प्लास्टिक बैग्स, पॉलीथीन, इलेक्ट्रॉनिक, DDT, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और इसको डिकम्पोजर डिकम्पोज नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेस्ट को डिस्पोज करने के 3R यूज होता है, मीन्स रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूस। रीयूज, किसको दोबारा यूज करिए, रिसाइकल, उसे दोबारा से फैक्ट्री भेज दीजिए, उससे दोबारा सामान बन के आ जाएगा। और रिड्यूस मीन्स कम से कम उसका यूज करें। एक है डिस्पोजल का एक तरीका इनकार्नेशन, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मीन्स जलाना। बर्निंग ऑफ वेस्ट एट हाई टेम्परेचर इन अ फर्नेस इज कॉल्ड इंसिनरेशन। हाई टेम्परेचर में किसी गार्बेज को जलाने को इंसिनरेशन कहते हैं। इसमें
गैसेस कम बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलती है ना के बराबर, इससे एनवायरनमेंट पॉल्यूट भी नहीं होता। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इस चैप्टर के, और इस चैप्टर में इतना ही है। और इसके नोट्स बनाइए, अच्छी तरह पढ़िए, वीडियो को दोबारा देखिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इसके अलावा ऑन बोर्ड भी मैं इस वीडियो लेके आऊँगा अभी नेक्स्ट टाइम। अभी नोट्स वीडियो इसलिए दिए हैं कि एग्ज़ाम पास हैं और आप नोट्स बना करके से अच्छी तरह पढ़ लें। इसमें से कई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं बोर्ड में, ये टर्म 2 के लिए है। तो पढ़ते रहिए बच्चों। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर कर दें। नमस्ते।